नमस्कार साथियों। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? जैसे जैसे पेपर का टाइम नज़दीक आ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो होगा, सब समय से ही होता है। हम भी लगे हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहो। हमारा जो टारगेट है कि पेपर के पहले चीज़ें ख़त्म कर देनी है, तो हमारे साथ साथ चलोगे तो आपकी भी चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी और एक अच्छे तरीके से होगी, एक सेटल्ड वे में होगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की विकास यात्रा की। देखिए, भारत का जो विकास यात्रा है वो सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं होता, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि देश की प्राथमिकताएं क्या हो, संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हो और राज्यों को विकास की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी मिले। इसी सोच को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को समझना होगा, और ये संस्थाएं हैं योजना आयोग और नीति आयोग। देखिए, एक समय था जब भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास यात्रा को दिशा देने के लिए योजना आयोग की केंद्रीय भूमिका थी। योजना आयोग ने बहुत शानदार काम किया। शुरुआत के कुछ वो पंचवर्षीय योजनाएं तो काफ़ी शानदार रही थी, और पंचवर्षीय योजनाओं से लेके संसाधनों के आवंटन तक योजना आयोग भारतीय विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन वही है, समय बदला, अर्थव्यवस्था बदली, राज्यों की भूमिका बढ़ी, सहकारी संघवाद का वो समय आया, और भारत को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो सिर्फ योजना बनाने के बजाय नीति निर्माण, नवाचार, सहकारी संघवाद और राज्यों की भागीदारी पर अधिक जोर दे। तो यहीं से शुरू होती है नीति आयोग की कहानी। तो इस क्लास में हम केवल यह नहीं पढ़ेंगे कि योजना आयोग कब आया, नीति आयोग कब आया, बल्कि समझेंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी यात्रा क्या रही, योजना आयोग की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, उनकी सीमाएं क्या रही, योजना आयोग को क्यों समाप्त किया गया, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं आ गई कि योजना आयोग की जगह एक नीति आयोग को प्रारंभ किया गया, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, इन दोनों में मूल अंतर क्या है, नीति आयोग में और योजना आयोग में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या नीति आयोग वास्तव में भारत के सहकारी संघवाद को मजबूत कर रहा है, क्या ये चीज़ें पटल पे दिख रही है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत की प्लानिंग से पॉलिसी तक की पूरी कहानी, योजना आयोग से नीति आयोग तक। तो चलिए देखते हैं, योजना आयोग का इतिहास देखते हैं कि ये आया कहाँ से, क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे रीजन्स रहे। तो पूर्व स्वतंत्रता देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता के पहले ऐसी क्या क्या ऐसी संभावनाएं बनी, क्या क्या से ऐसे मौके आए। तो स्वतंत्रता के पूर्व प्रमुख प्रयास में है कि भारत में सुनियोजित आर्थिक विकास की नींव आज़ादी से काफ़ी पहले रख दी गई थी। आपको, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ोगे, 1919 पढ़ोगे। तो 1934 में एक एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक आती है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कौन सी पुस्तक थी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनकी एम विश्वेश्वरैया की। आप बहुत जगह विश्वेश्वरैया भवन भी देखते होंगे। 1938 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की पहल पे राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की जाती है, और उनके अजीज मित्र उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1944 आपने बॉम्बे प्लान पढ़ा होगा कि 7-8 जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने मिलके, और श्रीमन नारायण एक गांधीवादी नेता थे, इन लोगों ने मिलकर योजना को प्रस्तुत किया कि आगे हम कैसे चलेंगे, चीज़ों को कैसे करेंगे, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, कैसे उसे अचीव करेंगे। योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु आयोग का गठन हुआ। इसकी सिफारिश, योजना आयोग की सिफारिश आपसे पूछेगा, हमेशा पूछता है यूपीएससी, तो आप याद रखना केसी नियोगी समिति। कौन सी? केसी नियोगी समिति। ये समिति आई कब थी? 1946 में। योजना आयोग की सिफारिश किसने की थी? केसी नियोगी समिति, 1946। स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। देखो,
इस पे ध्यान दो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। इसका मतलब क्या है कि ये संविधान में नहीं था, तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो एक कार्यकारी संस्था है, सांविधिक। आप इसको गैर सांविधिक कार्यकारी संस्था बोल सकते हो। एक परामर्शदात्री संस्था है। अब बोलोगे परामर्शदात्री क्या होता है? तो ऐसी संस्था जिसके डिसीजंस, जिसके रिजल्ट्स वो बाध्यकारी नहीं होते सरकार के लिए। सरकार उनकी वो डिसीजंस या उनके सजेशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो केवल सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर ऐसे करना चाहिए, फिर सरकार देखेगी उन चीज़ों को, फिर उन पर काम करेगी। लेकिन मोस्टली मान ही लिया जाता है, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे कि इसके जो सदस्य होते हैं वो सरकार के ही लोग होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा। केसी नियोगी समिति ने 1946 में इसकी सिफारिश की थी, और ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका ढांचा देख लेते हैं। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते थे योजना आयोग में, उसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते थे। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन अध्यक्ष। पदेन से आपको याद हो रहा होगा, आपने राज्यसभा में पदेन सभापति पढ़ा था। तो वैसे ही भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होता है इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास और भी बहुत सारे काम हैं, अब वो बस योजना आयोग ही देखते रहेंगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी। तो मेन जो योजना आयोग में जिसकी भूमिका होती है वो होता है उपाध्यक्ष। और ये आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। तो आप समझ गए होंगे कि जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है वो उपाध्यक्ष होता है, और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और किसे प्राप्त होता है? विपक्ष के नेता को। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये भी आप एक फैक्ट देख लेना कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। सदस्यों पर जाते हैं कि सदस्य कौन कौन होते हैं। तो पूर्णकालिक अर्थशास्त्री व विशेषज्ञ और अंशकालिक सदस्य के रूप में प्रमुख केंद्रीय मंत्री शामिल होते थे। जो पूर्णकालिक सदस्य होते थे वो इकोनॉमिस्ट होते थे या कोई स्पेशलिस्ट होते थे। अब इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमिस्ट को ही रखा जाएगा, खुद सोचने वाली बात है। और जो टेम्परेरी मेंबर्स थे वो केंद्रीय मंत्री होते थे, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते थे। इनका कार्य क्या था कि देश के भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आकलन करना तथा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। देखिए ऐसे समझिए, इनका इसमें जो लोग होते थे उनमें टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट होते थे, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होते थे, एक उपाध्यक्ष होता था, और अध्यक्ष के रूप में एक ऑफिशियो प्रधानमंत्री होते थे। अब ये क्या करते थे कि 5 वर्षों का टारगेट रखते थे कि हमारे पास संसाधनें कितनी है, हमको किस क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करना है, किस क्षेत्र पे कम फोकस करना है, और ये 5 वर्षों का टारगेट बनाते थे। फिर हर साल बाई साल उसे देखते थे कि हम उस टारगेट के कितने करीब जा रहे हैं, और 5 वर्षों बाद चीज़ें क्लियर होती थी कि क्या हमने टारगेट को पूरा किया, उसके आउटकम्स क्या है, उसके घाटा क्या हुआ, अगले पंचवर्षीय योजना में किन चीज़ों पे सुधार करना है। तो ये इन्हीं चीज़ों पे इनका मेन फोकस था योजना आयोग का। अब योजना आयोग का जो मेन स्रोत है, जो हमने प्रेरणा ली, वो हमने लिया रशिया से। जो साम्यवादी देश होते हैं, साम्यवादी बोल लीजिए, समाजवादी बोल लीजिए, जो ऐसे कम्युनिस्ट देश होते हैं वो इन्हीं तरीक़ों से काम करते हैं। वो ऐसे ही टारगेट बनाते हैं, उनको अचीव करते हैं। तो हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहा है। अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि ना हम पूर्णतः पूंजीवादी हैं, ना तो हम पूर्णतः समाजवादी या साम्यवादी हैं, हम दोनों का मिक्सचर है। तो हमने कुछ चीज़ें साम्यवाद से ली, कुछ चीज़ें हमने पूंजीवाद से ली। तो ये जो योजना आयोग की थियरी है हमने कहीं ना कहीं समाजवाद से ही लिया है। अब उसी समय आती है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इनका क्या था कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इनका स्थापना किया गया था कि जो योजनाएं बन रही है उनको सक्सेस करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए राज्यों की क्या भागीदारी होगी, राज्यों की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए एनडीसी बनाया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही हुआ था। ये भी संवैधानिक नहीं है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा हुआ था। ये टाइम आपको पता होगा, ये टाइम तब था जब नेहरू साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू साहब पीएम थे, राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये अर्ली फेज है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस का।
अर्ली फेज है। तो इसकी संरचना देख लीजिए एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होते थे। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा कि राज्यों की समिति है और केंद्र के लिए काम करना है, केंद्र की योजनाओं पे काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे जो है इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केवल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री नहीं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के प्रशासक इसके मेंबर होते थे। प्रधानमंत्री आपका अध्यक्ष हो गया, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके सदस्य हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या बोलते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर हो गए। दिल्ली और पांडुचेरी तो ऐसी जगह है जहाँ पे विधानसभा है, तो उनके मुख्यमंत्री मेंबर्स हो जाएंगे, और बाकी जो यूटी है उनके जो प्रशासक हैं वो इसके मेंबर हो जाएंगे। इनका मेन कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत करवाना, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत करना। अब ये जो एनडीसी थी ये बहुत ही पावरफुल संस्था थी, आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी उसको सुपर कैबिनेट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुपर कैबिनेट। और इसे बोला किसने था? के संथानम ने। आपने के संथानम कमेटी पढ़ा होगा कहीं पे, अगर आपको याद हो तो, और अगर याद होगी के संथानम कमेटी कहाँ पे है तो आप कमेंट करना। बाकी आप याद रखो कि के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट बोला था। एक कुछ चीज़ें हो गई इसके स्ट्रक्चर की और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। अब कुछ मुख्य मुख्य योजनाएं देख लेते हैं जिन्होंने इस देश की दिशा और गति को बदला। तो पहला तो प्रथम योजना ही हो गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56। इसे हैरॉड डोमर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैरॉड डोमर मॉडल। और दूसरे वाले को बोलते थे महानिवोलिस मॉडल। हैरॉड डोमर मॉडल में क्या था? तो हैरॉड डोमर जो मॉडल है उसमें मेन हमारा फोकस था कृषि, सिंचाई और बिजली पे। देखिए देश नई नई आज़ाद हुई थी, हम पहले खाने का जुगाड़ कर लें, जो भूखमरी है उसे कम कर लें, उसके बाद हम उद्योगों पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम फैक्ट्रियों पर ध्यान देंगे। तो प्रियोरिटी हमारी कृषि ही थी, ताकि पहले तो भोजन तो मिल जाए। अब कृषि के लिए सिंचाई चाहिए, क्योंकि बिना सिंचाई के कृषि नहीं होगा, और सिंचाई के लिए बिजली चाहिए। कितना आप वो फीडर चलाओगे भाई, कितना डीजल यूज करोगे। तो कृषि, सिंचाई, बिजली, आप ऐसे याद रखना कि इसमें मेन फोकस था। और सबसे बड़ी बात इस योजना की कि ये पहली योजना थी और इतना गजब का हिट हुई कि जो हमने जो टारगेट रखा था उससे 3.2% एक्स्ट्रा वो सफलता को प्राप्त किया। जो टारगेट था उससे 3.2% एक्स्ट्रा सफलता प्राप्त किया। तो विकास दर लक्ष्य से अधिक, सॉरी 3.6%, 3.2 नहीं, 3.6% अधिक सफलता मिली। तो पहला ही मॉडल हिट हो गया। तो हैरॉड डोमर मॉडल। दूसरा महानिवोलिस, ये था 1956 से 61, 1956 से 61 महानिवोलिस मॉडल। इसमें मेन फोकस था इंडस्ट्रीज पे। हमने कृषि देख लिया पिछले 5 सालों में, अब था कि कुछ इंडस्ट्रीज बिठाए जाए, कुछ बिजनेस किया जाए। तो मेन फोकस था तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों पे। ये वो समय था जब भिलाई, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट्स बन रहे थे। हमारी देश की इंडस्ट्री गति पकड़ रही थी, तेज रफ्तार में दौड़ने के मूड में आ चुकी थी। तो ये समय था 1956 से 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये दोनों टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू साहब ही थे, पहली और दूसरी में। ठीक है। अब मेन, अब तीसरे पे नहीं, अब तो चलते हैं हम 66 से 69। बोलेंगे सर ये क्यों, इस समय कौन सी योजना थी? तो अगर योजना होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, नॉर्मली निकल जाती। हम जैसे योजनाओं को गिनते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही गिन के चले जाते। लेकिन 66 से 69 का जो टाइम है वो प्रसिद्ध था योजनाओं के अवकाश के लिए। ये ऐसा टाइम था जब योजना आयोग का गठन ही नहीं किया गया। पहला बार ऐसा हुआ कि योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया 3 सालों के लिए। कारण अगर आप इतिहास में पढ़ोगे तो 66 से 69 एक टाइम था कि हम 2 युद्ध लड़के बैठे थे। 1962 का भारत चाइना वार, 1965 का भारत पाक वार। तो हमारी स्थितियां बहुत ख़राब थी। पहले जो आफ्टर वार जो क्षतियां हुई थी उन पर फोकस करना ज़रूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था। तो कुछ सालों के लिए योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया कि पहले जो प्रियोरिटी सेक्टर्स हैं जिन पर त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है उन्हें कर लेते हैं, फिर हम योजना को वापस आगे की ओर बढ़ाएंगे। और उसी समय
भारत में फेमाइन भी आ गया था, मतलब सूखा भी आ गया था। तो सूखे के कारण कृषि पे भी बहुत, मतलब 66, आप 66 क्या, आप 1962 से मान लो 1970, ये जो इस दशक के 8 वर्ष रहे ना, ये इस देश के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं रहे। आज़ादी के 10-12 सालों बाद हमारे सामने ऐसे ऐसी चुनौतियां आई जिसने हमें बताया कि हम अभी मजबूत है नहीं, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो योजना अवकाश आप याद रखना कि 66 से 69, पहला तो भारत चीन, फिर भारत पाक, और सूखे का कारण 3 वर्ष के लिए योजनाएं लागू नहीं की गई। इस समय क्या किया गया था कि ईयरली वाइज कर दिया गया था। योजना आयोग 5 वर्षों के लिए होता था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि ईयर वाइज कर दिया। 1966 से 67 का एक टारगेट रखा, 1967 से 1968 का एक टारगेट रखा, 1968 से 1969 का एक टारगेट रखा। ऐसे ईयरली वाइज रखा ताकि चीज़ों को जल्दी निपटाया जा सके। अब एक मेन है 12वीं योजना आयोग 2012 से 17। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लास्ट था। इसके बाद योजना आयोग का विघटन कर दिया गया, योजना आयोग को विधिवत तरीके से समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो 12वीं योजना आयोग थी वो 12 से याद रखना, 12 2012 से 17 में योजना आयोग खत्म। अंतिम योजना थी, इसका मुख्य थीम था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 12वीं योजना के बाद योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई। फिर आता है नीति आयोग का उदय, एक नया युग, एक नया समय, नई व्यवस्था, सालों से चली आ रही परंपरा का अंत, योजना आयोग की पूर्णता समाप्ति और नीति आयोग का शुरुआत। ये जो देखिए योजना आयोग जो थी वो टॉप डाउन थी। क्या थी? वो टॉप डाउन मॉडल थी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जो नीति आयोग थी वो बॉटम अप थी। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर। मेन अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो योजना आयोग टॉप डाउन थी और जो नीति आयोग थी वो बॉटम अप थी। ये आप ध्यान रखना। इसमें मेन फोकस था कि नीचे से संघवाद को बढ़ावा देके, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देके केंद्र को मजबूत करना, और उसमें शक्तियों का रिसाव केंद्र से नीचे की ओर हो रहा था। पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना। देखिए नीति आयोग, ऐसा आपको लगता हो कि नीति मतलब नियम, ऐसा कुछ नहीं है। नीति का एक प्रॉपर फुल फॉर्म है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को ही हो गई थी। और किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पे। कब? 1 जनवरी 2015। इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों को रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह देने वाला भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक। केंद्र और राज्यों को सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक का विकास करना, एक थिंक टैंक डेवलप करना, ये इसका मेन फोकस था। और यह भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक निकाय थी। ये भी संविधान में नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। जैसे योजना आयोग थी कार्यकारी के तरीके से, वैसे ही ये भी थी गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक। इसके 2 प्रमुख स्तंभ हैं, 2 मेन पिलर्स हैं जिसमें नीति आयोग की पूरी आइडियोलॉजी टिकी हुई है। पहला है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, पूर्व के एक आकार सभी के लिए उपयुक्त के सिद्धांत को बदलना। सहकारी संघवाद होता है कि संघवाद आप जानते होंगे, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं। और सहकारी संघवाद में होता है कि हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखेंगे कि हम भाग दौड़ हाय तौवा मचा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक दूसरे का पैर खींचने का काम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। मैं बढ़ रहा हूँ, मैंने आपका हाथ पकड़ा, आपको भी ऊपर खींचा, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने आपका हाथ पकड़ा, आपको भी ऊपर खींचा। तो ऐसे सहकार के साथ, कोऑपरेशन के साथ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था यही थी कि कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पैर खींचना है। क्योंकि पहले चीज़ें होती थी, राज्यों के बीच में हमेशा एक नेगेटिव प्रतिस्पर्धा होती थी, नेगेटिव कंपटीशन होता था। लेकिन अब जो नई आइडियोलॉजी आए हैं, नए जो विचार आए हैं, वो बोलते हैं कि कभी भी एक नेगेटिव कंपटीशन किसी देश के लिए सही नहीं है अगर उसके राज्य एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो हमारा मेन फोकस है कि राज्यों को
मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि दूसरे राज्य आपके दुश्मन नहीं है, आप उनके साथ चलो, उनके विकास में आपका विकास है, आपके विकास में उनका विकास है। तो इसी थ्योरी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। तो पहला स्तंभ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। दूसरा प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। यही मैं बता रहा था आपको कि नेगेटिव कंपटीशन नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन। आप पॉजिटिव होकर एक दूसरे से कंपटीशन करो और ट्राई करो कि इंडेक्स में हम आपसे आगे आए, वो हमसे पीछे रहे। हमेशा आप अपने इंडेक्स को सुधारने का सोचो। ऐसा कंपटीशन रखो जो हेल्दी हो, जो पॉजिटिव हो, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसे ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और यह बॉटम अप दृष्टिकोण पे आधारित है, नीचे से ऊपर क्यों मैंने वेव को बताया, टॉप डाउन और बॉटम अप। इसके बाद चलते हैं कि संरचना क्या है, स्ट्रक्चर, इसके कौन कौन से मेंबर हैं, कौन अध्यक्ष है। तो देखिए, चेयरपर्सन हमेशा से वही होंगे, प्रधानमंत्री ही, नरेंद्र मोदी साहब अभी हमारे हैं। और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल जो होती है इसकी, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके यूटी भी शामिल होते हैं। आपको एक चीज़ अलग दिख रहा होगा कि इसमें वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो नहीं है। योजना आयोग में वो भी थे। यहाँ प्रधानमंत्री साहब हैं, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और यूटी के प्रशासक हैं। उपाध्यक्ष से अभी के टाइम में डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी, मई 2026 में इनको नियुक्त किया गया था। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं हमारे देश के, अभी के टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और वास्तविक प्रमुख यही होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस यही लोग लेते हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मैंने आपको बताया था योजना आयोग में भी उनके उपाध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। चीज़ें लगभग सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग है। इसमें एक सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो अभी है श्रीमती निधि चिब्बर। कौन है श्रीमती निधि चिब्बर? एक आईएएस ऑफिसर है। इनको अतिरिक्त प्रभार नीति आयोग के दैनिक प्रशासन का संचालन का दिया गया है और इनको राज्य मंत्री और सचिव का दर्जा है। अशोक कुमार लाहिरी उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हमारे मोदी साहब हैं और सीईओ जो है वो श्रीमती निधि चिब्बर है। इसके बाद आगे देखते हैं कि दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार, ताकि आप कंपैरिजन से चीज़ों को याद रखो। कंपैरिजन चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा सहायता देती है। तो देखिए, ये है योजना आयोग और ये है नीति आयोग। तो पहले देखते हैं कि नियोजन का दृष्टिकोण क्या होगा, किस तरीके से नियोजन होगा। तो इसमें मेन क्या है कि ये टॉप डाउन मॉडल था योजना आयोग, मैंने आपको बताया था, और ये क्या है, बॉटम अप मॉडल है, नीचे से ऊपर की ओर। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो इसमें राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय फंड आवंटित करने की शक्ति थी योजना आयोग में। इसमें फंड आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है, केवल एक थिंक टैंक है फंड आवंटित करने के लिए। मैंने आपको कल पढ़ाया था फाइनेंस कमीशन, तो वो काम वो करेगी। ये बस एक थिंक टैंक है, इन्हें बस इस पे काम करना है कि चीज़ें काम कैसे करेंगी। राज्यों की भूमिका, तो देखिए पहले जो राज्यों की भूमिका थी वो सीमित थी। योजनाएं जो थी ऊपर से थोपी जाती थी। केंद्र ने योजना बताया, अब एनडीसी लग गई उस योजनाओं को पूरे करवाने के लिए राज्यों से। लेकिन यहाँ पे शासी परिषद में राज्यों के सीएम समान नीति निर्माता है। यहाँ पे जो राज्यों के सीएम है उनकी भी इक्वल वैल्यू है, वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं नीतियों को बनाने में। पहले बस ऊपर से थोप दिया जाता था केंद्र से कि आपको ये करना है, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सदस्य संरचना देख लें तो इसमें सीमित सदस्य थे और पूर्णकालिक सचिव होते थे योजना आयोग में। नीति आयोग में विशेषज्ञ हैं, अंशकालिक सदस्य हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये हो गया कुछ कंपैरिजन। आगे देख लेते हैं इनके द्वारा कुछ जो इंडेक्स जारी किया जाता है। हमेशा स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, हर जगह इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंडेक्स किसने जारी किया। तो नीति आयोग के कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। पहला तो होगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ये नीति आयोग जारी करती है। इसमें राज्यों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका इवैल्यूएशन होता है। दूसरा होता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसमें स्वास्थ्य परिणामों की ट्रैकिंग होती है। फिर होता है इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक। इसमें नवाचार परिस्थितिक तंत्र मापन होते हैं। फिर होता है निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें तटीय व लैंडलॉक्ड राज्यों की रैंकिंग की जाती है कि निर्यात में कौन आगे हैं, कौन पीछे हैं, किसने कितना क्या किया है।
तो यह रैंकिंग प्रणाली जो है वो राज्यों के मत प्रतिस्पर्धी संघवाद को जन्म देती है, जिससे जमीनी स्तर पर नीतियों में सुधार करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं। तो पहला है SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। दूसरा है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स मतलब राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तीसरा है इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक। और चौथा है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक। ये 4 मुख्य सूचकांक हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो, एक बार उनको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान में दर्जा अक्सर पूछ लेता है कि नीति आयोग संवैधानिक है, संविधिक है, और आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी बॉडी है, इतना बड़ा चीज़ें हैं, तो हो सकता है संवैधानिक और संविधिक हो, लेकिन ऐसे फंसना मत, ये संवैधानिक संविधिक नहीं है, ये केवल कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा। फंड आवंटन को लेकर डाउट होता है कि नीति आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना आयोग बनाता था, और न ही राज्यों को धन आवंटित करता है। तो फिर करता कौन है धन आवंटित? तो धन आवंटित करने का काम वित्त आयोग का है, फाइनेंस कमीशन। धन आवंटन का कार्य पूरी तरह वित्त मंत्रालय के पास है, और किसके सजेशन पे? वित्त आयोग के सजेशन पे। CEO और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, इन दोनों के नियुक्तियां सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति नहीं। अब देखते हो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और NDC को लेकर जो डाउट होता है कि वर्तमान में नीति आयोग की शासी परिषद ने ही पुरानी NDC का स्थान ले लिया है, जिससे अब व्यावहारिक रूप से NDC निष्क्रिय हो गया है। जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, उसने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही कॉपी किया है, और पूरा तो नहीं लेकिन हाँ अधिकतर चीज़ें वहीं से ली गई है, और NDC अब निष्क्रिय हो चुकी है। तो अब देखेंगे, एक बार लास्ट मूवमेंट पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये तो आपने देखा ही। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब परीक्षा में ट्रांसफॉर्मिंग की जगह ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन लिख के भ्रमित कर देगा आपको, तो याद रखना कि ट्रांसफॉर्मिंग है, इसका फुल फॉर्म तो याद ही रख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग देश को बदलने के लिए, ऐसे याद रख लेना कुछ। उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी है। योजना आयोग जो थी वो टॉप डाउन थी, और नीति आयोग जो है वो बॉटम अप है। तो यही कुछ चीज़ें थी योजना आयोग और नीति आयोग को लेके। अगले वीडियो में हम इसके PYQ लेके आ जाएंगे, देख लेंगे कहाँ से क्या ये क्वेश्चंस पूछे। बाकी मिलते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।